Alright, class 10. Now we move on to the lecture 10 of the rise of nationalism in Europe. ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. इसमें हम लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे and next we will go to the revision. Okay, so look at importantly नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. तो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और इंपीरियलिज्म यानी राजाशाही, जो साम्राज्यवाद है. ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर क्या इसमें फर्क है, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद. तो राष्ट्रवाद यानी देश से जुड़ा हुआ, देशभक्ति, और इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य से जुड़ा हुआ. तो देशभक्ति क्या होती है, जिसमें आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें आप लिबर्टी की बात करते हैं. इंपीरियलिज्म क्या होता है, वो इसके उलट होता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं होता. पहला तो वहां पे रूल होता है देश का, राजाओं का, और वहां पर अपने साम्राज्य को बढ़ाना इज द टारगेट. तो अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को बढ़ाना, ये इंपीरियलिज्म है. नेशनलिज्म क्या है, अपने देश को बढ़ाना, अपने पूरे संसार में आज़ादी के भावनाओं का प्रसार करना, डेमोक्रेसी को फैलाना. So by the last quarter of the 19th century, nationalism could not retain its idealistic liberal democratic sentiment. तो लास्ट क्वार्टर तक आते आते 19th सेंचुरी के नेशनलिज्म जो है वो अपने जो वैल्यू थी, आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट थे, वो प्रॉपर नहीं रख पाया था. मतलब जहां नेशनलिज्म का मतलब था देशभक्ति, आज़ादी और डेमोक्रेसी, वो अब धीरे धीरे इससे छूटता जा रहा था, इससे दूर होती जा रही थी. इसकी जो फीलिंग थी वो अब कुछ और बन चुकी थी. वो देखेंगे क्या थी. इट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड. और अब ये एक बहुत ही छोटी क्रीड यानी बहुत ही छोटी सोच बन चुकी थी, बहुत ही नेगेटिव सोच बन चुकी थी, लिमिटेड एंड्स के साथ. तो कहाँ पे देशभक्ति का मतलब होता है पूरे संसार में देशों के बीच में अपने देश के लिए प्यार, अपने आप को डेमोक्रेटिक में बदल देना, अपने आप को लिबरल कर लेना. तो वो अब सिचुएशन जो थी वो बदल रही थी, और अब ये अपनी छोटी जो सोच थी उसको लेकर आया था. The major European power manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples to further their own imperialist aims. तो बहुत सारी जो यूरोपियन ताकतें थी, जो यूरोप के पावरफुल देश थे, उन्होंने अपने देशों की इस देशभक्ति की भावना का इस्तेमाल किया अपने इंपीरियल एम को पूरा करने के लिए. इंपीरियलिस्ट एम क्या होता है, मैंने बताया था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, कब्जा करना, लूट खसोट करना. तो ये थी अब नेशनलिस्ट की नई परिभाषा. कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन्स, और इसी को लेकर यहाँ पर बाल्कन में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है. Balkans was a region of geographical and ethnic variation, comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro. तो ये देश बनाकर बनाते थे बाल्कन. तो बाल्कन जो एरिया था वो ये एरिया था इटली के साथ में लगता हुआ. तो यहां से अगर आप देखेंगे ये सारा एरिया जो था बाल्कन्स का एरिया था. ये एरिया बाल्कन्स का एरिया था, जो पूरा एरिया यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना. कॉन्फ्लिक्ट क्या था वहां पर वो देखेंगे. तो ये देश इसमें शामिल थे. द इनहेबिटेंट ऑफ द रीजन वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स, और जो यहाँ के लोग थे उन्हें कहते थे स्लाव्स, जो इस बाल्कन्स एरिया में रहते थे. A large part of Balkan was under the control of the Ottoman Empire. और बाल्कन के ज्यादातर हिस्से पर ओटोमन एम्पायर का रूल था. ओटोमन एम्पायर आपने मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो इस्लामिक रूल था उसका रूल था यहाँ पर. This was the period of disintegration of the Ottoman Empire and the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans. और ये वो दौर था जब ओटोमन एम्पायर टूट रहा था, कमजोर हो रहा था, और बाल्कन्स के रीजन में रोमांटिक फीलिंग आ रही थी, रोमांटिक नेशनलिज्म आ रहा था. मतलब देश के प्रति प्यार, देश के लिए भावना, देश के लिए मर मिटने की फीलिंग, ये पैदा हो रही थी. और बाल्कन्स का एरिया जो था काफी यहाँ पर एक्सप्लोसिव बन गया.
Okay, this development made the region very explosive. Its European subject nationalities broke away from its control one by one and declare independence. तो इस तरह से जो देश थे आपने देखा था, ये एरिया के जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया है, ये अपने आप को आज़ाद करने लगे और धीरे धीरे इससे हटने लगे, दूर होने लगे. While the Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. तो जब ये स्लेविक नेशनैलिटीज थी, जो स्लेविक देश थे जो बाल्कन के एरिया में है, वो अपनी आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे. बाल्कन का एरिया जो था वो इंटेंस कन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गया. बहुत ही खतरनाक यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ, एक दूसरे से आज़ाद होने के लिए, अपने अपने देश को बनाने के लिए, अपनी अपनी बाउंड्रीज को सेट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे. During this period, this was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. तो इसी पीरियड के दौरान जो यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज थी वो अपने अपने लूट खसोट को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को मार रही थी. फ्रेंच, डच, इंग्लिश, इनकी लड़ाई आपस में ही चल रही थी ताकि जो एक दूसरे को हरा देगा तो पूरे संसार पर फिर उसी का कब्जा होगा. तो इस तरह से इंग्लैंड सोच कर आया था, इसी तरह से पुर्तगीज, फ्रेंच, ये लोग यही सोच कर आए थे कि अपने इस जो कंपटीटर है इसको हरा दो और फिर आप अपने यहाँ पर पावर को बढ़ाओ, अपने ट्रेड को बढ़ाओ, अपनी कॉलोनीज को बढ़ाओ. तो इस तरह से इनके बीच में राइवलरी हुई, दुश्मनी हुई. ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन्स. तो बाल्कन्स पे कब्जा करने के चक्कर में रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी सारे लगे हुए थे और इस एरिया पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि बाल्कन बहुत ही बेस्ट जगह थी ट्रेड के लिए, दूसरे देशों से कांटेक्ट करने के लिए. तो इस वजह से हर देश चाहता था बाल्कन पर उसका रूल हो. तो वो मिलिट्री के थ्रू भी और नेवल, समुद्र के रास्ते भी इस पर अपना कब्जा करना चाहता था. This led to the series of war in the region and finally culminated in the First World War. और इस तरह से ये जो झगड़े थे ये बढ़कर बने युद्ध और ये युद्ध बढ़कर बना वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया ने देखी वो इसी का नतीजा थी कि बाल्कन पर जो यूरोपियन कंपनीज, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ये अपने कब्जे को लेकर इतनी ज्यादा एक दूसरे की विरोधी हो चुकी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जन्म ले लिया. Meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. और इसी बीच में यहाँ पर दुनिया भर में जो देश थे जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा किया हुआ था, जैसे इंडिया पे इंग्लिश का था, तो वो देश अब इन यूरोपियन देशों से आज़ादी की डिमांड करने लगे. उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी. पीपल ऑफ डिफरेंट कॉलोनीज डेवलप देयर ओवर ऑन वेरिएशन ऑफ नेशनलिज्म. तो जो कॉलोनीज के थे उनके लिए नेशनलिज्म क्या था, देशभक्ति क्या थी, देश की आज़ादी, अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से. ये भारत के लोगों के लिए नेशनलिज्म था. यूरोप में नेशनलिज्म क्या था, अपने देश को एक करना, यूनाइट करना, अपने राजा से आज़ादी. और हम क्या चाह रहे थे, अपने विरोधी, जो हमारे जो दुश्मन देश है, जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है विदेशी ताकत, उससे आज़ादी. तो द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट बिकम अ यूनिवर्सल फेनोमेना. तो नेशन स्टेट का जो आइडिया था, ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था, सिर्फ यूरोप में नहीं रहा, ये पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया में नेशनलिज्म के अपने अलग अलग मतलब निकले, लेकिन ये टारगेट एक ही था, आज़ादी, देशभक्ति, देश से प्यार, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये इसका टारगेट था. So right guys, this is the end of lecture 10 and next lecture we will revise the chapter again. Okay, okay, keep your study going on, make notes. Note making is very important. Okay.